नमस्कार। आज लगभग एक सप्ताह बाद मैं आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ किस्सा गोई के अगले पार्ट के साथ। मैंने आपको बताया था कि मैं 2001 में एसटीएफ से एसपी सिटी लखनऊ के पद पर पदस्थापित हुआ था। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाक़या है मार्च 6, 2002 का। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। कोई सरकार नहीं बनी थी, थोड़े दिन पहले ही इलेक्शंस हुए थे और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। समाजवादी पार्टी ने अपनी एक कॉल दी कि उसके सभी विधायक, सांसद और सभी ऑफिस बेयरर्स राजभवन के सामने धरना देंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय को इस आशय से ज्ञापन देंगे कि सरकार बनाने के लिए उन प्रयास शुरू किया जाए या आमंत्रित किया जाए विशेष पॉलिटिकल पार्टी को। ये कॉल में जो समय दिया था वो 11 बजे का था। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। विक्रमादित्य मार्ग पर पार्टी कार्यालय के सामने से सभी लोगों को निकलना था। कॉल ये थी कि सभी लोग कार्यालय में इकट्ठा होंगे, फिर वहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक जाएंगे। लखनऊ का जिसे आइडिया है, विक्रमादित्य मार्ग से सीधे बंदरियाबाग चौराहे और जैसे ही चौराहा क्रॉस करेंगे राजभवन कॉलोनी और उसके बाद राजभवन का मुख्य गेट नंबर 1 जिसे कहते हैं, और उसके आगे गेट नंबर 2 जहाँ से सामान्य रूप से आमजनों का, अधिकारियों का, इन सब का प्रवेश होता है। वैसे तो बैरिकेडिंग विक्रमादित्य मार्ग पर ही 2-3 जगह की गई थी कि उन लोगों को वहीं रोका जाए, उनका ज्ञापन ले लिया जाए, जो सामान्य रूप से जो धरना प्रदर्शन के समय में, बड़े प्रोटेस्ट के समय में जो किया जाता है, उसी एसओपी पर ये तय किया गया सारी फोर्स के साथ कि उन्हें वहाँ रोक के उनसे निवेदन करेंगे और उनका ज्ञापन वहीं लेके ज्ञापन को यथास्थान पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन सभी चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो अभी हाल में चुने गए थे, विधायकगण, सांसदगण और सभी सीनियर ऑफिस बेयरर्स, उनके साथ कुछ लोग और थे। सभी के अपने अपने गनर भी उनके साथ थे। वहाँ पे रोकने की कोशिश की पुलिस ने और नहीं रुके वो लोग, वहाँ से पैदल चल दिए और इतनी ही बड़ी संख्या में प्रेस वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे और प्रिंट मीडिया के लोग थे। काफ़ी बड़ी संख्या थी उनकी, जो साथ साथ लगभग चल रहे थे, कवर कर रहे थे, जो हमेशा होता है किसी भी धरना प्रदर्शन या किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट को कवर करने के लिए पूरी फ़ौज अखबार वालों की और टीवी वालों की होती है, वो सभी साथ साथ थे। सभी लोग आगे राजभवन का गेट नंबर 2, जिस गेट के सामने 2 ब्रिटिशकालीन तोपें लगी हुई हैं, वहाँ काफ़ी खाली स्थान है, लोग वहाँ पर बैठ गए। ये बात होगी करीबन 12:30 पौने 1 बजे की। 11 बजे चलना था लेकिन ये लोग पौने 1 बजे चले और 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए। 12:30 बजे पहुँच गए और फिर वहाँ पर एक एक करके जो सीनियर लोग थे उन्होंने बोलना शुरू किया। काफ़ी गर्मी थी, ज़मीन पे ही बैठे हुए थे, कोई दरी या किसी तरह की और दूसरी व्यवस्था नहीं थी। राजभवन के उस गेट के सामने पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था और एक बड़ा सा गेट, अब तो उसका रिनोवेशन हो गया पीडब्ल्यूडी ऑफिस का, एक बड़ा सा गेट था जो भीतर पीडब्ल्यूडी ऑफिस की तरफ जाता है और ठीक सामने उसके एक रोड है जिसमें आगे पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी है। काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था। अर्धसैनिक पुलिस बल भी थे जो इलेक्शन में दिए जाते हैं किसी ज़िले को, वो रुका हुआ था। 2 कंपनी के आसपास वो था और पीएसी की 4-5 कंपनियां थी। जहाँ पर सभी माननीय विधायकगण ज़मीन पर बैठ के धरना दे रहे थे और उनका भाषण चल रहा था, उसके आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल था, तमाशबीन थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे,
और बड़ी संख्या में प्रेस वाले थे जो अपने कैमरों को वहाँ पे लगाए हुए थे। प्रोग्राम के हिसाब से वो लोग अपना धरना देते। फिर वहाँ जैसे वो जिद करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि गवर्नर बाहर आएँ, उनका ज्ञापन स्वीकार करें या उन्हें भीतर जाने दें और वो वहाँ जाके उनके कार्यालय में अपना ज्ञापन दें। नेचुरल है कि उनको भीतर जाने से मना किया जाता या महामहिम राज्यपाल स्वयं बाहर आने का कोई पूर्व में इतिहास नहीं है, इसलिए वो बाहर ना आते, जिद करते। उसमें दो ही सूरत होती है, या तो वहीं बैठे बैठे उनको प्रिवेंटिव मेजर में मजिस्ट्रेट जो खड़े होते हैं वो कह देते हैं साहब आपको हमने हिरासत में लिया, और उसके बाद फिर उन्हें जाति मुचलकों पे छोड़ दिया जाता है। ये सामान्य रूप से यही किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल धरने या प्रदर्शन में। इसी का प्रोग्राम था। मैं था, मेरे साथ शैलेश कुमार सिंह साहब उस समय एडीएम सिटी थे, हमारे मैं एसपी सिटी था, सीओ हजरतगंज थे पंकज कुमार, सीओ आलमबाग थे प्रवीण राय, सीओ चौक बहुत पुराने आदमी थे और उनको इसी काम के लिए बुलाया गया था कि वो धरना प्रदर्शन में उनकी एक्सपर्टाइज थी। श्री जंग बहादुर सिंह थे उस समय। इसके अलावा तमाम थानों की एसओज, इंस्पेक्टर्स, सीओज, ये सब भी वहाँ मौजूद थे। सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे थे। भाषण थोड़ा सा ख़त्म होने की तरफ ही था। एडीएम साहब के पास डीएम साहब का संभवतः फ़ोन आया कि भाई पूछ लीजिए इनसे कि इनका क्या प्रोग्राम है, अगर गिरफ्तारी देने के मूड में हो या इनका प्रोग्राम हो, बसें लगवा के गिरफ्तारी करके पुलिस लाइन तक चलेंगे और फिर वहीं सबको मुचलकों पे, जाति मुचलकों पे छोड़ दिया जाएगा, या फिर सीधे यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो बता दें और कितनी देर में ख़त्म करेंगे। अनिश्चितकाल के लिए राजभवन के सामने इस तरह का धरना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और प्रदेश में सभी कार्यकलापों के प्रभारी महामहिम राज्यपाल हैं। शैलेश कुमार सिंह साहब ने कहा कि एसपी सिटी साहब चलिए आके पूछ लेते हैं। तो जो वहाँ सीनियर लोग मौजूद थे, श्री मुलायम सिंह यादव को छोड़ के बाकी सारे सीनियर लीडर्स, उनके सभी विधायक चुने हुए जो नए चुने गए थे और सभी सांसद वहाँ धरने पे बैठे हुए थे। हम लोगों ने जाके पूछा उनके सीनियर लोगों से, भीड़ के बीच में गए और उनसे बात की कि साहब हम लोगों के लिए क्या है आदेश, हमें किस तरह की तैयारी करनी है। उन्होंने कहा बस अब थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। वहीं पर हम लोग बात कर ही रहे थे, तभी जो गेट नंबर 3 है, एक छोटा सा गेट है जहाँ से राजभवन के भीतर जाने से पहले पास बनवाने की प्रक्रिया की जाती है, या जो कर्मचारी लोग आते हैं तो वहाँ से जाते हैं, उनको प्रॉपरली चेक करके तब राजभवन के भीतर जाने दिया जाता है। बहुत छोटा सा गेट है, बट गेट नंबर 3 उसको कहते हैं। वहाँ पर जल निगम का एक टैंकर भी खड़ा हुआ था। मार्च का महीना था, गर्मी बहुत थी, कस के गर्मी पड़ रही थी कि अगर उस समय जो वहाँ पुलिस बल है उनके लिए पानी की ज़रूरत पड़े, या जो माननीय विधायक सांसदगण वहाँ बैठे हैं उनको अगर पीने के पानी की आवश्यकता पड़े तो वो पानी पी सकें। वहीं पर एक फट से ज़ोर से आवाज़ आई। साइकिलें भी कुछ वहाँ राजभवन के कर्मियों की खड़ी रहती हैं। तो शैलेश कुमार सिंह साहब ने कहा कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है, देखो लगता है किसी साइकिल का टायर फट गया। लेकिन जंग बहादुर सिंह बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि साहब धुआं सा लग रहा है इसमें, टायर फटने का तो नहीं हो सकता। हम शैलेश कुमार सिंह साहब, जंग बहादुर सिंह, ये सब उधर जो पानी की टंकी लगी हुई थी पीने के पानी की, वहाँ हम लोग पहुँच गए। वहाँ देखा कि एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सफ़ेद ही जैकेट पहने हुए एक सज्जन औंधे मुँह गिर पड़े। पीठ का हिस्सा उनका ऊपर का खुला हुआ था और सीने का हिस्सा, फ्रंट जो है उनका, वो नीचे की तरफ था, और पीठ के हिस्से में उनके ब्लड स्टेन्स, जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से अगर कोई गोली मारी जाती है तो जो उसमें होल होता है, जो ब्लड स्टेन है, वो दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में एक लड़का वहाँ से भाग रहा था, जो ठीक दाहिनी तरफ जो पहला बंगला है उसका जो मेन गेट है वो राजभवन के सुरक्षा अधिकारी का होता है, अभी भी है। श्री दिनेश बिहारी पांडे डिप्टी एसपी, वो उस समय राजभवन के सुरक्षा अधिकारी थे। उस लड़के ने उस गेट को कूद के, फांद के भीतर
जाने की कोशिश की और पहले प्रयास में वो फांद नहीं पाया। सीओ आलमबाग प्रवीण राय उस तरफ ही खड़े थे और उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। उनके ड्राइवर ने लपक के उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ के वो छुड़ाने की कोशिश की। प्रवीण राय, ड्राइवर और प्रवीण राय के गनर, उन तीनों लोगों ने मिलकर उसे वहीं पे गिरा लिया। उसके हाथ में एक नीले रंग का छोटा बैग था जिसमें चेन लगी हुई थी और उसी बैग में एक कट्टा रखा हुआ था। चूँकि 4-5 कदम की दूरी पे सभी नेता, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी विधायक और सांसद बैठे हुए थे, तुरंत हल्ला हो गया, विधायक जी को गोली मार दी। पहला काम किया गया, उनको तुरंत विधायक जी जो गिर गए थे उनको पास में किसी सर्किल अफसर की गाड़ी खड़ी हुई थी, जिप्सी थी, उसमें फ़ौरन पीछे की तरफ उन्हें बिठा के 2-3 लोगों ने पकड़ रखा था और पास में सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। इस बीच में जिस लड़के को पकड़ा था उसके बैग में देखा कट्टा था और बैग में ही जो कट्टे के भीतर और बैग की रैक्सिन के बीच में वो छेद बना हुआ था, जिससे ये लग रहा था कि ये इसी बैग के भीतर से उसने हाथ डाल के ट्रिगर दबा के ये गोली मारी है। इसी बीच में एक एक करके सभी विधायक, सांसद ये उठे और ये हुआ कि गोली मार दी। मंजूर अहमद माननीय विधायक जी का नाम था और उनको गोली मारी गई थी कि साहब मार दिया, इसी ने मारा, इसी ने मारा। उसके साथ मारपीट करने लगे। हम सभी लोग उसकी तरफ लिपटे कि इस मारपीट में अगर उसकी जान चली जाएगी तो असली बात का पता नहीं लगेगा। बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से छुड़ा के माननीय विधायकगण ही उसे मारने पीटने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में वहाँ सीओ हज़रतगंज का, हमारा सीओ चौक साहब का, जंग बहादुर सिंह का और प्रवीण राय की, इन लोगों की वर्दियाँ भी फट गईं, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल हो गए उसको किसी तरह से एक चलती गाड़ी में लाद के और उसे हवालात में, थाना हज़रतगंज के हवालात में पहुंचा दिया गया। 2 मिनट बाद ही ये सूचना आई कि माननीय विधायक श्री मंजूर अहमद की अस्पताल में पहुंचने पर मृत्यु हो गई। बहुत ही गंभीर विषय था। तुरंत ही धरना समाप्त कर दिया गया। सारे लोग पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद सभी अपने पार्टी कार्यालय पहुंच गए। बड़ा कौतूहल का विषय था कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जिसने माननीय विधायक जी की हत्या की, वो भी राजभवन के मुख्य गेट के बाहर। और उस समय जबकि सारे टीवी के कैमरे वहाँ लगे हुए थे और सभी लोग उस धरने को लाइव, कुछ लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन किनारे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि ये पता लगे कि साहब ये किस तरह से उनको गोली मारी गई। बाद में जो घटनाक्रम उसका निकल कर आया, वो निकल कर आया कि मारने वाला व्यक्ति जो था वो, उसका नाम अभिषेक भारद्वाज था, पकड़े जाने पर उसने बताया, और वो जौनपुर का रहने वाला था। उसके पीछे की मानसिकता, उससे बहुत सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की गई, हमारे एसएसपी ने की, हमने की, तमाम और जो पुराने लोग हैं उन्होंने 2 दिन तक लगातार, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह खड़ा हुआ कि भाई ये पता लगना चाहिए कि आखिर किसने मारा, क्यों मारा, क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश थी, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात थी। इस तरह की बातें अखबारों में और बाकी मीडिया में आने लगी। जो बात निकल कर आई वो ये आई कि ये व्यक्ति जौनपुर का रहने वाला था और जो वहाँ के माननीय विधायक थे धनंजय सिंह जी, और दूसरे जो राजनीति में आ गए थे अभय सिंह, इन दोनों के लिए, इन दोनों के साथ अब 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियाँ चलती थीं और अभिषेक भारद्वाज के दोनों ही सहपाठी थे, अभय भी और धनंजय सिंह भी। अभिषेक भारद्वाज के मन में पढ़ने लिखने में ठीक था, यहाँ आया था अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के, नौकरी की तलाश में था। नौकरी की तलाश में जब वो था, उसी फ्रस्ट्रेशन में उसे ये लगा कि हम पढ़ने में इन सब से बहुत अच्छे थे, तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि ये 10-10 गाड़ियाँ, 50-50 राइफलें लेके चलते हैं, जहाँ रुकते हैं वहाँ लोग इनको माला पहनाते हैं और हम छोटी छोटी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। इसको ये लगा कि जब हम किसी इम्पॉर्टेंट आदमी का मर्डर कर देंगे तो हमारा नाम होगा,
पुलिस हमारे पीछे भागेगी, हमारे ऊपर इनाम रखेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी शोहरत बढ़ती जाएगी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट पा जाएंगे और विधायक हो जाएंगे। ये एक उसने शॉर्टकट निकाला कि हम कैसे इन लोगों की बराबरी कर सकते हैं। जिस कमरे में ये रहता था वहाँ टीवी नहीं थी, ये सिर्फ रेडियो इसके पास था और एफएम उस समय नया नया शुरू हुआ था, नया नया चला था। रेडियो पर ये रोज़ समाचार सुना करता था और जब इलेक्शनरिंग हो रही थी उसके कोई 1 महीने पहले या 20 दिन पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के। तो जब ये इलेक्शनरिंग चल रही थी उस समय ये रोज़ ये सुनता था कि आज किस पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग कहाँ पर है। इसी पर्पज़ से उसने 2,500 रुपये का कट्टा खरीदा जौनपुर में ही, एक काले रंग का नीले रंग का एक छोटा बैग खरीदा, बैग का चेन ऊपर से बंद करके उसमें एक छोटा सा ताला खरीदा, ताला लगा के उसे अपने रूम में रखता था कि उसके कोई मौसेरे भाई या जो रिश्तेदार जिनके यहाँ रहते थे वो उनके रूम में आते थे कि कहीं कोई चेन खोल के उसके भीतर के कट्टे को देख न ले। और सवेरे पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के लिए वो चलता था कि शायद कोई बड़ा आदमी मिल जाए, जबकि वो न पहचानता था किसी को, न वो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था। बस वो वहाँ जाने पर ये लोगों से पूछा करता था कि इसमें कौन मंत्री हैं, कौन विधायक हैं, कौन बड़े नेता हैं। कोशिश करता था, शाम को फिर लौट आता था। इस बीच में इलेक्शन हुए। जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा था और काउंटिंग हो रही थी कलेक्ट्रेट में, डीएम साहब के कार्यालय के गेट के बाहर ये खड़ा हो गया। 12-13 कंस्टिट्यूंसी हैं जिनकी काउंटिंग वहाँ हुआ करती थी कलेक्ट्रेट में। जो भी जीत के आता था माला वाला पहने रहते था, ये कोशिश करता था कि उसके पास पहुँच जाएं। उसको लोगों ने, जैसे वहाँ पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे ये खड़ा रहता था तो लोग बताते कि सब फलां आ गए, इस बार ये जीत गए। तो पास में जाता था, लेकिन भीड़ सपोर्टर्स की इतनी ज़्यादा हुई थी उसमें कि वो कभी नज़दीक तक नहीं पहुंच पाया। सबसे देर में जो निकलने वाले कैंडिडेट थे, जो जीते थे, बहुत प्रतिष्ठित कैंडिडेट थे वहाँ के और पॉलिटिकल पार्टी से, बड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे, वो बाहर आए। लेकिन चूँकि बाकी सब लोगों के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए थे तो भीड़ बहुत कम हो गई थी। उसने फिर उसने हिम्मत की कि इनके साथ कोई नहीं है, अगर हम इनके नज़दीक पहुंच सकते हैं तो आज हमारा काम हो जाएगा। वो गया भी, एकदम पास तक भी पहुंच गया और उसने ये सुन रखा था कि पैर छूने के बहाने, मतलब उसने सुन भी रखा था, दिमाग में बना रखा था, प्लान बना रखा था कि पैर छूने के लिए जब मैं नीचे झुकूंगा उसी समय इसकी चेन खोल के ट्रिगर पे हाथ लगा दूंगा और उठते समय भीतर से ही ट्रिगर चला दूंगा और गोली सामने वाले को लग जाएगी। ये उसके दिमाग में था। जैसे ही वो भीड़ में नीचे पैर छूने के लिए झुका, पीछे से 2-1 लोग और आ गए और वो गिर पड़ा, उठा, फिर अपने रूम पे चला गया। उसका ये कहना था कि उस रात वो बहुत रोया कि अब हम अपने काम में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन तक वो कमरे के बाहर निकला नहीं। 2-1 ऑफिसेज़ में, अखबारों में जब कहीं उसे मिलता था कि हाँ आदमी की ज़रूरत है, 2-1 ऑफिस में जाके उसने कोशिश की ये जानने की कि क्या वो उसे कहीं नौकरी छोटी मोटी मिल सकती है, ताकि वो घर पर जो उसकी डिपेंडेंस है, रुपए पैसे जो उसके किराए के कमरे के लिए, खाने के लिए जो लेने पड़ते हैं, वो न लेना पड़े और वो इंडिपेंडेंट रूप से लखनऊ में कहीं रह सके। और लेकिन दिमाग में उसके वही चल रहा था। उसका ये कहना था कि सुबह 8 बजे के समाचार में, रेडियो में उसने सुना कि आज समाजवादी पार्टी के सभी नेता राजभवन में धरना देंगे। ये सुबह नाश्ता पानी करके और वहाँ पहुँच गया। करीब 40 मिनट तक वहाँ धरना चलता रहा, लोग बोलते रहे। वो बस वहाँ जो जैसे कर्मचारी आए, उन्होंने साइकिल खड़ी की तो उनसे पूछा कि भैया कौन कौन लोग बैठे हैं। तो उसमें 1 ही 2 लोगों का नाम बहुत अच्छी तरह से लोग जानते थे, जिनको उन्होंने बताया कि साहब ये फलां है। लेकिन वो उस भीड़ में, चूँकि सब लोग बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने पहचान के बताया कि साहब ये फलां हैं, ये फलां हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया। इसी बीच में मंजूर अहमद साहब थोड़े बुज़ुर्ग थे और उपन्यास के बहुत शौकीन थे।
तो उन्होंने अपने गनर को भेज दिया था अमीनाबाद से उपन्यास लाने के लिए। 2 उपन्यासकारों के उपन्यास बहुत पढ़ते थे। जैसा इंट्रोगेशन के उनके घर के लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगा कि एक तो बाबू राम एम कॉम करके बहुत पुराने कोई नॉवेलिस्ट थे उनकी, और इब्ने शफ़ी की, इन दोनों लोगों की नॉवेल्स उनको मिल जाती थी, तो वही पढ़ते थे, हाथ में लिए भी रहते थे। और उस समय भी उनके हाथ में एक नॉवेल थी। प्यास लगी थी उन्हें, वो पानी पीने के लिए, और दूसरे नीचे सड़क बहुत गर्म थी जिस पे वो लोग बैठे हुए थे, तो ज़्यादा ही गर्म थी, तो वो छाए के चक्कर में कि छाए में आ जाएंगे और यहाँ पानी का टैंकर रखा है, पानी पी लेंगे, थोड़ी देर वहाँ खड़े रहेंगे, थोड़ी देर में जब ये समाप्त होगा सब लोग चलने लगेंगे तो हम चले चलेंगे। इस लिहाज से गए वो, थोड़ा सा उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद वो खड़े हो गए। बगल में ही अभिषेक भारद्वाज खड़ा हुआ था। उसने उनसे पूछा कि अंकल जी आप क्या करते हैं? विधायक जी ने जवाब दिया कि बेटा मैं विधायक हूँ, पहेड़ी से मैं विधायक हूँ, और इसके पहले भी मैं विधायक रहा हूँ, 2 बार से विधायक हूँ। तो उसने कहा कि इसका मतलब आप बहुत बड़े नेता हैं वहाँ के अपने इलाके के। बोले बेटा जिसको जनता जिता दे वो नेता, नहीं तो बाकी तो सब बाकी लोग घूमते ही रहते हैं। उन्होंने ये भी पूछा बेटा तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि अंकल हम पढ़ते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में उसने उसकी चेन खोल ली, अपने बैग की, नीले रंग की बैग की चेन खोल ली, चेन के भीतर हाथ डाल दिया, ट्रिगर पर उंगली लगा दी, और उनसे बात करते करते ही उनकी ठीक पीठ पर बैग को रख के और बैग के भीतर से ही ट्रिगर दबा दिया, और वो गोली उनके पीठ से होते हुए सीने में उतर गई और वो गिर पड़े। भागने की कोशिश की उसने और पकड़ा गया। इसके बाद और सिफत इसमें इस पूरी घटना में कि जैसे ही गोली चली वहाँ पर सारे गनर थे। उस समय राजभवन की जो दीवार थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, कोई भी आदमी फांद के भीतर जा सकता था। जितने गनर वहाँ घेरे में खड़े हुए थे ये सब दीवार फांद के राजभवन के भीतर भाग गए। पीएसी जो वहाँ खड़ी हुई थी वो सब पीडब्ल्यूडी का जो मेन गेट था उसके भीतर भाग गई। इनकी ये हरकत टीवी चैनल्स के कैमरे में पकड़ी गई, या कि टीवी चैनल्स के कैमरे में आ गई। बहुत ही गंभीर बात थी। बाद में जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि साहब एक विधायक की हत्या हुई थी, कल को हमसे पूछा जाता, फिर हमसे ये कहा जाता कि आप कहाँ थे, तो इससे बढ़िया है कि हम ये बता देंगे साहब हम पानी पीने गए थे, हम इस काम से गए थे, उस काम से गए थे। जितने भी गनर से बातचीत हुई कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि वो वहाँ उसी धरना स्थल पे अपने अपने विधायकों के अगल बगल ही खड़े हुए थे, जबकि टीवी के कैमरों में उनकी सारी हरकत कैद थी कि कैसे इधर गोली चली, कैसे हल्ला मचा कि विधायक जी की हत्या हो गई, और कैसे वो कूद कूद के भीतर भाग गए और पीएसी भी वहाँ से भाग गई। हालांकि कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ, सारे लोग वहाँ से चुपचाप चले गए और भीतर अपनी पार्टी कार्यालय के भीतर। लेकिन ये व्यवहार पुलिस कर्मियों का वहाँ तो ये टीवी कैमरों में कैद हो गई बात, इसमें जांच हुई, जांच होने के बाद फिर ये हुआ कि साहब किसके किसके गनर थे इसमें, लेकिन बात आई गई होगी। गनर लगभग उनका सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका इतना लगाव हो जाता है कि उसके बचाव के लिए सभी आ जाते हैं कि नहीं साहब इसकी कोई गलती नहीं थी, इसने कुछ नहीं किया, ये तो वहाँ था ही नहीं, इस तरह की बातें हैं। ये बात ख़त्म हो गई। बाद में इनके माननीय विधायक जी जिनकी हत्या हुई थी, इनके परिजनों ने माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कराया कि इसकी जांच सीबीआई को जाए। वो बराबर उनको ये शक था कि ये किसी जो उनकी इलाके में उनके क्षेत्र में जिनसे इनकी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के लिहाज से किसी ने इस लड़के से उनकी हत्या कराई है। सीबीआई इंक्वायरी हुई, उसमें सब लोगों का बयान हुआ, हम लोगों का, शैलेश कुमार सिंह साहब का, सारे लोग थे उनके। लेकिन अल्टीमेटली सीबीआई ने भी जितनी मेरी जानकारी है यही पाया कि ये एक सनकी, एक ऐसे आदमी जिसके दिमाग में ये फितूर बैठ गया कि बड़ा होने के लिए, बड़ा आदमी कहलाने के लिए, बड़ा आदमी होने के लिए किसी बड़े
का, बड़े इम्पॉर्टेंट आदमी का मर्डर अगर कर दिया जाए तभी उसका नाम होगा, अन्यथा उसको कोई क्षेत्र में, गाँव में या उसके मोहल्ले में कोई पहचानेगा नहीं। इस तरह की बात आगे भी अपनी सर्विस में मुझे मिलती रही कि जब इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में यंगस्टर्स जो हैं, यूथ जो है, इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में क्राइम का रास्ता पकड़ता है। बहुत ढेर सारे ऐसे भी माननीय मिलेंगे जिनका नाम लिया जाना यहाँ ठीक नहीं है, जिन्होंने इसी रास्ते से बड़ी शोहरत हासिल की और इसी रास्ते से वो वहाँ पहुँचे जहाँ आज हैं। हालांकि उनमें से बहुतों का बहुत बुरा हश्र हुआ, लेकिन ये रास्ता उनके दिमाग की उपज थी या उनके दिमाग पर दबाव की उपज थी या सोसाइटी का जो दबाव होता है उसकी उपज थी या फिर उनका अपना फ्रस्ट्रेशन था। अभिषेक भारद्वाज काफ़ी पहले तक या लंबे समय तक जेल में रहा, उसका क्या स्टेटस है ये मुझे नहीं पता, और चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 18-20 साल हो गए हैं। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे क्या सज़ा सुनाई और उस सज़ा के बारे में अभी क्या स्थिति है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा ये घटना बताने का आशय सिर्फ ये था कि जो हमारी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, किसी वीआईपी की सुरक्षा में लगे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ जब श्री प्रकाश के एपिसोड चल रहे थे कि उन लोगों का मानना है कि अगर आपने पहली गोली आपने मार ली तो आप बादशाह हैं और ये सबसे पहले भागने वालों में आपका सुरक्षा गार्ड होगा, और यही एग्जैक्टली हुआ। अगर कैमरों में ना होता या हम लोगों के आँख के सामने ये न घटा होता सारे पुलिस अधिकारियों के। देखिए, इन पुलिस अधिकारियों में शैलेश कुमार सिंह साहब रिटायर हो गए हैं, प्रवीण राय उसी के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आ गया, पूना में कहीं पोस्टेड है, और सीओ चौक थे जो श्री जंग बहादुर सिंह, वो भी रिटायर हो गए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इस समय सिक्योरिटी का काम देखते हैं। पंकज जो उस समय सीओ हज़रतगंज था, उसका बेचारे का देहांत हो चुका है। ये सारे अधिकारी वहाँ पे और तमाम और ऐसे कर्मचारी जो थानों में इंस्पेक्टर या प्रभारी थे, इन सब के सामने, आँखों के सामने ये घटना हुई थी। और हम लोगों ने अपनी मीटिंग्स में इस बात को बार बार डिस्कस किया कि इतनी ज़्यादा फोर्स वहाँ पे थी, और अगर वो लड़का, अगर ये भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, वो पहली बार में उस गेट को फांद पाने में सफल हो जाता तो फिर उसको पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था। एक बार भाग जाता, वो यही चाहता था कि भाग जाए, पुलिस उसको ढूंढे, उसके ऊपर इनाम हो, तो कितनी शीशा लेदर होती कि सारे सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में राजभवन के मुख्य द्वार के सामने एक इलेक्टेड विधायक की, एक तुरंत चुने गए जनप्रतिनिधि की हत्या हो गई, लेकिन हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा। और इतनी फोर्स, बहुत फोर्स थी, और इसकी एडीजी एलओ उस समय थे श्री मित्रा साहब, उन्होंने बहुत डिटेल जांच भी की इसकी, और ये पाया कि ये, लेकिन अब चूँकि संख्या इतनी बड़ी थी, इनके कमांडेंट्स को लिखा गया, जिन जिन ज़िलों से ये गनर्स लगे गए थे उनके एसएसपीज़ को लिखा गया कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथों में वीआईपी की सुरक्षा है, और कृपया इसको रिव्यू कर लें और इसे देख लें, अगर ये किसी काम के नहीं है तो किसी दूसरे आदमी को लगाया जाए। आज बस इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको इसी तरह की एक और सनसनीखेज घटना, जिसने पूरे लखनऊ में उस समय सनसनी पैदा कर दी थी, उसका जिक्र करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।